कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। राज्यसभा की कार्रवाई अभी जारी है। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मानसून सत्र लगातार हंगामा जो है वो हो रहा है लोकसभा में और दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो बड़ी खबर, विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August 2026 passed the appropriation number 3 bill 2026. The Speaker has certified that the bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the said bill on the table. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel. Shriman Anil Kumar Yadav, Mandadi ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of the 28th report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj. Shriman Vaidinath Ramji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरा नाम के सम्मुख यथासूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 35वां एवं 36वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Now matters raised with permission. Shriman Satpal Sharma ji. I am coming back to you. श्रीमान माननीय सभापति महोदय, शर्मा जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार प्रत्येक देशवासी को दशकों से था। 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को नई पहचान दिलाई और जम्मू कश्मीर को भारत के सब मुख्य धारा में जो है वो जोड़ा। माननीय गृह मंत्री जी ने आज ही के दिन 2019 में जो कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किया वो आज केंद्र शासित प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले गया है। धारा 370 से जैसा कांटा जो दशकों तक हम जम्मू कश्मीर वासियों को चुभ रहा था उसे प्रधानमंत्री जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया। सपने को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहुत लोगों ने इस सपने को साकार करने के लिए जो बलिदान दिया है, आज मैं उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूँ। आज भारत सरकार की हर योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के हर वासी को मिल रहा है। जो पहले से वंचित थे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल जिन्होंने आम इंसान की पीड़ा को कभी अपना नहीं समझा, अपने परिवार के लोगों को इस जगह बुलाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जगह समझकर आप समाज मात्र शक्ति हक मिला। 70 सालों से कांग्रेस उन्हें ले नहीं दिया। भारत का
for the placard. This is against the rule. This is against the rule. It is prohibited to interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. Now, Dr. M. Tambidare. Sir, can I speak that? Dr. Tamilare, sir, Honorable Chairman, sir, I rise to urge the Union Government to honor the long-standing and unanimous aspiration of the people of Tamil Nadu by renaming the Madras High Court as the High Court of Tamil Nadu. The name Madras ceased to be the official name of the state capital nearly 3 decades ago when it was renamed as Chennai. However, the High Court continues to retain the colonial era name, which no longer reflects the identity aspiration of the people of Tamil Nadu. Recognizing this, the late Prachittalavi Amma, former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, as the Chief Minister, ensured that Tamil Nadu request the government of India to retain the High Court of Tamil Nadu instead of Chennai High Court. Nothing will go on except the High Court is the constitutional court for the entire state of Tamil Nadu, not merely the city of Chennai. The unanimous will of the elected representative of Tamil Nadu deserves the highest respect. Renaming the High Court would not merely be a symbolic exercise. I would reform the state identity, oppose the spirit of the corporate federalism, and fulfill the pending demands. Sir, boy, I once again urge the chairman to request the government to consider the aspiration of the Tamil Nadu people and also former Chief Minister to rename as Madras High Court as High Court of Tamil Nadu. Sir, we say thank you very much. श्रीमान संजय भाटिया जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे पहली, एशिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जहां 2014 से पहले हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों को देखता था, उनकी बातें करता था, कि उन्होंने ये शुरुआत करी कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बात करती है। सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि ये जींद से शुरू हुई। आज हरियाणा देश का पहले हाइड्रोजन रेल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में एक बात कही जाती है, काम ऐसा करो कि दुनिया देखती जाए। आज भारत ने वही करके दिखाया जो तकनीक कभी दुनिया के चुनिंदा देशों तक सीमित थी, आज वे भारत की धरती पर दौड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक पहल का विस्तार करते हुए जींद वाया पानीपत वाया रोहतक और हिसार की तरफ से भी इसकी एक्सटेंशन की जाए, ताकि वहां के किसानों को, मजदूरों को एक जो ग्रीन एनर्जी का एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, पर्यावरण को प्रदूषण किए बिना डीजल के विकल्प के रेल इंजन चलाने की शुरुआत की जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठाकर एक सस्ती सेवा का और पर्यावरण को भी फायदा देने वाली एक तकनीक का उपयोग हो। धन्यवाद। श्रीमान हरीश बीरवान डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और नवाचार की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसने न केवल भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है, बल्कि विश्व
विश्व समुदाय के समक्ष भारत की नई सामर्थ्य का भी सशक्त परिचय कराया है। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरो स्पेस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम वन प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण कर एक नया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई जिसने भारतीय धरती से स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं है बल्कि यह उस नए भारत की उड़ान है जो अवसरों का निर्माण करता है, चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलता है और भविष्य की दिशा स्वयं तय करता है। यह ऐतिहासिक सफलता वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की प्रभावशीलता का जीवंत प्रमाण है। जिन सुधारों ने कभी असंभव माने जाने वाले सपनों को आज राष्ट्रीय उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि नवाचार, स्टैंड अप संस्कृति, उद्यमता और सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत का युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि विश्व को नई तकनीक और नए समाधान देने वाला उभर रहा है। विक्रम वन द्वारा उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है जिसने पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित निजी प्रक्षेपण यान के माध्यम से कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। मैं स्काई रूट एरो स्पेस, इसरो, आईएन स्पेस तथा इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अभियंताओं और नव प्रवर्तकों को हृदय की गहराइयों से बधाई देती हूँ। उनके ज्ञान, परिश्रम, समर्पण और राष्ट्रभक्ति ने तिरंगे का गौरव अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंत में दो पंक्तियां, हौसलों ने जब आसमान से आगे बढ़ने की ठानी है, हर उपलब्धि ने भारत की नई कहानी लिख डाली है। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता विज्ञान, बढ़ता स्वाभिमान है। आज अंतरिक्ष भी कह रहा विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता मेरा हिंदुस्तान है। विश्व गुरु की ओर बढ़ता मेरा हिंदुस्तान है। Now, Dr. V. Srinivasan ji. Sir, I raise this is an important issue, sir, the protection of employment. Sir, the protection of employment against arbitrary termination is a Ask very your important deputy issue. leader, no Sir, placard should be not there, only in then IT your companies, deputy leader doesn't know private it. banks and gig workers, sir, the thousands of education institutions, sir. When there is no order, I am not going to call anyone. Sir, When there is no order, I am not going to call anyone. sir, some of the education institutions, Nothing will go on without except the speech of Dr. V. Srinivasan ji. This management have given the notice to the teachers and faculties because the participation and support of the student struggle, sir. The students conduct the struggle for the community, for the development of the society. But the management has given the notice to the teachers because of the support of the struggle. Sir, Please be on the subject. Sir, Please be on the subject. The faculty Nothing members. will go on record if you are deviating from the subject. It is about the private sector only. You should speak about only the private sector. You can give another notice. You can another notice for another subject. I will allow you. Not on this subject. Yes, sir. You please stick on to the subject. Otherwise, your speech will not go on record. No, you are deviating. What I have to do? You are deviating. That forces me to interfere. Otherwise, you please stick on to your subject. That will go on record. If you are deviating from the subject, then that will not go on record. Sir, private sector institutions have given the notice to the faculty members, teachers and those who are supporting the student struggle. So that's a very painful thing, No, sir. no, no, no. How they It have has given the nothing to do with the termination student notice. struggle. That is not, The that has undemocratic nothing to manner do they are with doing any this student thing. struggle. Government And, should take necessary nothing- action against. No, you please stick on to your subject, otherwise it will not go on Sir, the record. private sector, I'm not going only to, in if the- you
Not only in the If you are deviating from the subject, I am going to call the next private question. sector banks, the institution. Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने करोड़ों गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का अभूतपूर्व कवच प्रदान किया है। यह योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में गरीब परिवारों के लिए आशा, विश्वास और संबल का माध्यम बनी है। इसके लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े एक महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज देश का मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवार और वरिष्ठ नागरिक अपनी मेहनत की कमाई से निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां खरीदते हैं। वे वर्षों तक नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर यह बीमा उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। परंतु जब बीमारी का संकट आता है और बीमा का दावा प्रस्तुत किया जाता है, तब अनेक लोगों को अनावश्यक विलंब, बार बार अतिरिक्त दस्तावेज की मांग, आंशिक भुगतान अर्थात बिना पर्याप्त कारण के दावा अस्वीकार किए जाने जैसी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से विनम्र अपेक्षा है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते समय यह अनिवार्य किया जाए कि सरल, सहज और स्पष्ट भाषा में यह जानकारी प्रमुखता से दी जाए कि पॉलिसी में कौन कौन सी बीमारी एवं उपचार शामिल है, कौन कौन सी बीमारियां, परिस्थितियां अथवा उपचार इसके दायरे से बाहर है, प्रतीक्षा अवधि यानी वेटिंग पीरियड कितनी है, किन परिस्थितियों में दावा स्वीकार किया जाए और किन परिस्थितियों में दावा अस्वीकार किया जा सकता है, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा क्या होगी। मैं सरकार से यह भी आग्रह करती हूं कि बीमा कंपनियों की जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि दावा निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाया जा सके। यदि किसी वैध दावे में अनावश्यक विलंब या मनमानी की जाती है तो उसके विरुद्ध प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यदि बीमा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है तो इससे करोड़ों परिवार को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय सभापति महोदय, मेरा आज का शून्यकाल एक ही दवा के अलग अलग ब्रांड के लिए एक समान एमआरपी होने की आवश्यकता के बारे में है। माननीय सभापति महोदय, आज मरीजों को ब्रांडेड महंगी दवा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो उनके पास जानकारी नहीं होती, डॉक्टर्स और केमिस्ट भी उसकी जानकारी नहीं देते, और कभी कभी तो मिसगाइड भी करते हैं कि महंगी ब्रांडेड दवा ही ऑथेंटिक है। माननीय सभापति महोदय, एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई जो है 25 रुपए में मिलती है, लेकिन ब्रांडेड दवाई 132 रुपए में मिलती है। टेल्मिसर्टन नाम की दवाई 16 रुपए में बेची जाती है, लेकिन ब्रांडेड दवाई 62 रुपए में बेची जाती है। पेंटाप्राजोल 25 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन 150 रुपए में बेची जाती है। मतलब एक समान इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रेंथ और थेरापेटिक एफिकेसी होने के बावजूद भी कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी बात यह है कि होलसेल और रिटेल दरों में भी बहुत ज्यादा कीमतों में फर्क है। WHO ने गाइडलाइन दिया है कि इंटरनल रेफरेंस प्राइसिंग निश्चित होनी चाहिए ताकि मुनाफाखोरी जो लगातार हो रही है उसको रोक लग सके। हाल ही में एक संसदीय समिति ने यह उजागर किया है कि 600% से 1100% तक मुनाफाखोरी हो रही है। ये अत्यंतिक मुद्रास्फीति इसलिए हो रही है कि DPCO का उस पर कोई भी सख्त कानून और नियंत्रण नहीं है। वर्तमान में गैर अनुसूचित दवाई जो है उस पर 10% की वृद्धि की अनुमति है, लेकिन रेफरेंस प्राइसिंग न होने की वजह से उसकी समीक्षा ही नहीं हो पाती। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए पायलट ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन होने की आवश्यकता महसूस होती है।
माननीय मोदी जी ने जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम किया था। कोविड के समय भी और एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया था कि 50% जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसमें कम कर दिया था। इसकी वजह से मरीजों को सस्ती दवाई उपलब्ध हुई। 950 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उनकी बचत हो गई थी। तो इस नीति को डीओपी एनपीपीए इन्होंने परमानेंट रूप से अपनाना चाहिए। WHO ने एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की भी बात की है और सिफारिश की है। मैं अनुरोध करती हूं कि वैश्विक बेंचमार्क और गुड प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए ताकि भारतीय दवाई भी वैश्विक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उचित, न्याय संगत और प्रतिस्पर्धी बनी रहे। अतः मैं मांग करती हूं माननीय महोदय कि डीओपी, डीपीसीओ और एनपीपीए की भूमिका को सशक्त कर एमआरपी लागू कर देना चाहिए और अतिरिक्त मूल्य पर रोक लगनी चाहिए। डॉक्टर्स और केमिस्ट के लिए जेनेरिक औषधि देने के लिए अनिवार्य करना चाहिए। जेनेरिक दवाई की उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहिए और इंटरनल रेफरेंस प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की गाइडलाइंस का उपयोग करना चाहिए। मैं अनुरोध करती हूं सरकार से कि इस विषय को शीघ्र और प्रभावी कदम उस पर। There is no point of order in zero hour, you know very well. Now, Shriman Rajiv Kumar ji. Rajiv Kumar ji, are you going to speak or not? Otherwise, I will call the other. I would request you to give the time to. Sir, You are going to speak or not? Sir, I am willing to speak, but sir, within this. Okay, the House will meet at 12 noon today. There is no point of